स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रूव पर आ जाओ भाई सभी लोग। एक बार बता दो कि आवाज़ हमारी आप तक पहुंच पा रही है। तो सारे लोग आ जाइए जल्दी से जल्दी। अगर हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो सभी लोग आ जाइए, है ना। जो क्लास 4 से 4:30 होनी चाहिए थी वो क्लास 4:30 से 5 हो रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हो तो रही है। आ जाइए सभी लोग, जो लोग आ गए हैं बढ़िया है, नहीं आए हैं उनको भी बुला लो जल्दी से। फिर जो है क्लास को हम लोग कंटिन्यू करें। बताइए, थोड़ा नेटवर्क इशू था भाई, है ना। आज जो है नेटवर्क थोड़ा कहीं और चला गया था, इसीलिए क्लास होने में समस्या आई। जहाँ रहना चाहिए था वहाँ नहीं रहा, है ना। अपने रास्ते अपने ट्रैक से फिसल गया था। बस केबल दो नेट वाली, बस केबल बड़ी वाली। ये मंगाई है आज जा। चलो भाई स्टार्ट करें क्लास को। सारे लोग आ गए हो, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को, है ना। चलिए भाई, कल हम लोगों ने क्वेश्चन से पढ़े थे, है ना। आज हमने क्लास नहीं लगाई थी, लेकिन क्लास जो दिख रही होगी आपको वो नहीं होगी। कल हमने आपको कौन सी क्लास बताई थी कराने को, किसी को पता है? किसी को याद है क्या कल आपको हमने कौन सा चैप्टर बताया था कराने के लिए? क्यों भाई? युग्मक समीकरण आपको बताए थे ना। हाँ, अभी चैप्टर लगाना है, उसको बाद में लगाएंगे, पहले हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि समय कम था, क्लास लग नहीं रही थी, इसलिए हमने उसी क्लास को रिज्यूम कर दिया है जो कल हम लोग पढ़े थे। लेकिन बाद में इसको हम बदल देंगे, अभी आपकी जब क्लास ख़त्म हो जाएगी तब हम इसका नाम चेंज कर देंगे, ठीक है। गुड इवनिंग। तब युगपत समीकरण क्लास का नाम हो जाएगा। तब तक पहले सवालों को लगाते हैं। x+y = 3 है तथा ax-y = 5 है को हल करना है। सभी लोग हल करो, ठीक है। युगपत समीकरण वाली क्लास है, चैप्टर 9 है, लेकिन अभी आपको चैप्टर 8 ही दिख रहा होगा। कल आप नहीं थे, है ना, क्योंकि क्लास लग नहीं रही थी तो उसको हमने रिज्यूम कर दिया कल वाली ही क्लास को, है ना। अगर आप कल नहीं थे तो उसको देख लेना। कल चैप्टर जो 8 था, जो आपको इसमें थंबनेल में लगा दिख रहा होगा, ये चैप्टर हम कल पढ़ा चुके हैं, इसको देखना आप, ठीक है। और इस क्लास को हम युगपत समीकरण कर देंगे क्लास खत्म होने के बाद, है ना। चलो 4-5 बजे कर देंगे इसको। बताइए सभी लोग, आंसर बताओ। देखो ये जो चैप्टर है ये युगपत समीकरण चैप्टर है, सभी लोग पढ़ेंगे युगपत समीकरण, है ना। क्योंकि एक व्यवस्था जो थी मेरे लैपटॉप में, क्या था, पहले 5G चलता था, अब 5G आज से 20 दिन हो गए नहीं चल रहा। तभी क्या होता था, क्लास में हमेशा नेट इशू ही रहता था। आज हमने क्या किया, नेट वाली जो केबल आती है, लैन केबल, उसको मंगाया। इसीलिए क्लास लिए नहीं आपकी। हमने कहा जब उसको सेट कर लेंगे तभी लेंगे, तभी 4:30 बजे से ले रहे हैं ना। चलो, तो अब जो है नेटवर्क हमारे हिसाब से इशू नहीं हुआ करेगा, क्योंकि उस केबल से 5G नेट ही पकड़ता है। तो डायरेक्ट उसको हमने नेट से केबल एडजस्ट करके लैपटॉप में लगाया है। अब जो है नेट इशू नहीं हुआ करेगा। बताइए क्योंकि हमने कल ही देखा इस चीज़ को
कि उसमें 4G नेट कनेक्ट हो रहा, तभी इशू होता था हमेशा, आज 20 दिन से लगभग। चलो बताओ, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई बराबर 3 है, समीकरण 1 है, आप ऐसे लिखेंगे। देखो बिल्कुल कायदे से हम आपको सॉल्व करके बताएंगे और कायदे से ही पेपर में आपको भी सॉल्व करना है, नहीं तो फिर हम नहीं जानते कि आपका गलत कर दिया जाए, ठीक है। तो कायदे से सॉल्व करना है दोनों समीकरणों को, और कैसे सॉल्व करना है ये हम आपको बताएंगे। लिख लिया ऐसा, इसको आप काटेंगे नहीं, चाहे तो इसको काट भी सकते हैं हम लोग। कैसे काट सकते हैं, बाई से बाई काट सकते हैं, 2x बराबर करके भी लगा सकते हैं, तब भी आएगा। लेकिन जो युगपत समीकरण होता है इसमें केवल क्या होता है, इसको इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। जैसे समीकरण आप लिखेंगे, समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, आप ऐसे लिखेंगे। अब आप कैसे करेंगे, एक जो आपका है x प्लस वाई बराबर 3 है, यहाँ से y बराबर निकालेंगे तो 3 माइनस x हो जाएगा, ऐसे लगाना है। अब आप y का वैल्यू जब आपको पता है तो समीकरण 2 में रखना है, तो x फिर माइनस चिन्ह है, y की वैल्यू कितनी है, 3 माइनस x बराबर 5 है, ठीक है। ax माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x बराबर 5, ax से x कितना हो जाएगा, 2x, 3 उधर चला जाएगा तो 5 प्लस 3 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 5, 3 8 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चाकू 8, x बराबर 4। अब आप फिर लिखेंगे इसको आगे, ax का मान समीकरण, ax का मान समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे 2 में रखो, किसी में रखो, 1 में रखने पर, चाहे आप 2 में रखें चाहे 1 में रखें, वैल्यू बराबर आएगी। तो x का मान 4 है तो x की जगह रखो प्लस y बराबर 3 है, तो भैया y बराबर कितना आएगा, 3 माइनस 4 बराबर -1 आएगा। तो x कामा y बराबर कितने आ जाएंगे, 4 कामा -1। ऐसे लगाना है आपको, बताइए सभी के समझ में आया। नहीं, काटना नहीं है, आपको इस प्रकार से लगाना है, क्योंकि युगपत समीकरण होता क्या है, जब दो चरों वाले दो रैखिक समीकरण जोड़े के रूप में दर्शाए जाएं तो इनको हम युगपत समीकरण कहते हैं। जैसे आपके सामने दिया था x प्लस वाई इक्वल टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, केवल दो चरों के साथ में रखकर अज्ञात दोनों चरों को x और y के मान निकालते हैं। जैसे आप एक चर से, मतलब कहने का ये कि एक x बराबर चाहे आप निकाल लें चाहे y बराबर निकाल लें, तब उसका वैल्यू दूसरे समीकरण में आपको रखना है, तब लगाना है। चाहते तो इसको हम ऐसे भी लगा सकते थे, ये सवाल तो आपने देख ही लिया। अब इसको लगाने का एक तरीका ये भी था, अगर हम लोग चाहते तो यहाँ पर लाइन खींचते, y से y काटते, 2x बराबर 8 लिखते, x बराबर 2 चाकू 8, यहीं पे 4 आ जाता। इतना झंझट काहे करते, इतना बड़ा क्यों करते। लेकिन पेपर में अगर ऐसा सवाल आएगा तो आपको ऐसे लगाना है, ठीक है ना। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। नहीं, गलत हो जाएगा, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको ऐसे ही लगाना है, क्योंकि विधियां होती हैं, आपने विधियां नहीं पढ़ी। एक प्रतिस्थापन विधि होती है युगपत समीकरण में, एक विलोपन विधि होती है, एक वज्र गुणनखंड विधि होती है, एक परावर्त विधि होती है, समझ रहे हो आप। तो आपको इस तरीके से आप लगाएंगे पेपर में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, नहीं तो इसको काट के भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत नहीं होता है। लेकिन आपकी विधियां हैं, वहां पर आपको पेपर में लिखा मिलेगा कि विलोपन विधि से हल करो, बात समझ में आई। पेपर में लिखा मिलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करो, पेपर में लिखा मिलेगा वज्र गुणनखंड विधि से हल करो, पेपर में लिखा मिलेगा परावर्त विधि से हल करो। जब कोई भी विधि ना लिखी मिले, जैसे इसको हमने लिखा है हल करो, तो आप वैसे भी लगा देंगे, काट के भी सही हो जाएगा। लेकिन आपके सिलेबस में चारों विधियां दी गई हैं, इसलिए जहां तक हो सके आप ऐसे लगाना, बस सीधी सी बात ये। आगे चलो, नेक्स्ट पे चलते हैं अब। ठीक है, और अभी अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद फिर आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको यहाँ पर उत्तर की जांच अगर आपसे कह दी जाए तो आप कैसे करेंगे उसको भी देखें। उत्तर की जांच अगर आपसे कह दी जाए तो उत्तर की जांच भी करेंगे। पहला समीकरण लिखेंगे, पहला हमारा क्या था, x कितना था, देख x प्लस वाई बराबर 3 था। x की वैल्यू रखो कितनी है, 4, y की वैल्यू रखो -1 है इक्वल टू 3। अब देखो ये 3 बराबर 3 हो गया, यानी उत्तर की जांच हुई। दूसरे समीकरण से भी जांच करो, दूसरा है हमारा x माइनस वाई बराबर 5 है, तो यहाँ पर x की जगह 4 रखो माइनस, इसके बाद माइनस का 1 रखो बराबर 5। अब देखो 4 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा,
1 बराबर 5, तो ये 5 बराबर आपका 5 हो जाएगा। तो उत्तर की जांच भी आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। रूल फॉलो करना जरूरी है, ऐसे समझ लो। हम दूसरा सवाल लिखते हैं, उसको बताते हैं, चलो ठीक है। जब आपसे ये कह दिया जाए, देखो हम आपको बताते हैं, आप जो कह रहे हो काटने वाला, वो आप कब लगाएंगे। मान लो आपको समीकरण दे दिए गए दो, एक एक्स प्लस वाई बराबर 3, यही वाला समीकरण है, एक्स माइनस वाई बराबर 5, यही वाला समीकरण दे दिया गया। आपसे कह दिया गया इन समीकरण को, आपसे कह दिया जाए इन समीकरण को विलोपन विधि से हल करो। क्या कह दिया जाए, विलोपन विधि से हल करो, आपसे ये कह दिया जाए। चलो अब इसको आप कैसे लगाएंगे, जब आपसे विलोपन विधि, किरण जी समझने की कोशिश करना, जब आपसे कह दिया जाए सर कि इसको विलोप, हाँ उत्तर की जांच तभी करना है जब आपसे कहा जाए। मेरा काम था आपको बताना, हमने बता दिया कैसे जांच करनी है, बाद बाकी आपसे अगर कहा जाएगा तो करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपसे कहा गया है विलोपन विधि से हल करना है, तब आप कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एक्स प्लस वाई बराबर 3 समीकरण 1, फिर लिखेंगे एक्स माइनस वाई बराबर 5 समीकरण 2। ये बिल्कुल कायदे से लगाना है, गलतियां नहीं करनी। फिर आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, क्योंकि चिन्ह तो आपको बदलने नहीं है, क्योंकि एक माइनस एक प्लस ऑलरेडी है, तो जोड़ने पर। अगर दोनों प्लस होते या दोनों माइनस होते तब आप जोड़ने पर नहीं लिखते, तब आप लिखते घटाने पर, ठीक है, याद रखना। अगर एक प्लस एक माइनस है सवाल में तो आप लिखेंगे जोड़ने पर, अगर दोनों प्लस हैं तो घटाने पर, अगर दोनों माइनस हैं तो भी घटाने पर, ठीक है, याद कर लो ये बात। तो अब यहाँ पर एक प्लस एक माइनस था, हमने जोड़ने पर लिखा, तो एक्स प्लस वाई बराबर 3 लिखा, एक्स माइनस वाई बराबर 5 लिखा। अब इस समीकरण में वाई से वाई कटा, 2x बराबर 5 3 8 आया, x बराबर 2 चाकू 8, यानी x बराबर 4 आ गया। अब x का मान आप किसी में भी रख दो, समीकरण 2 में रखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले 1 में रखा था, अब की बार 2 में रख लो, तो 4 माइनस वाई बराबर 5 है, माइनस वाई बराबर 5 माइनस 4 है, माइनस वाई बराबर 1 आएगा, तो भैया वाई बराबर -1 हो जाएगा। तो देखो वैल्यू वही आ गई, एक्स का 4 वाई का -1 आ गया। हाँ ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब आपको हमने ये क्यों बताया, देखो आप लोगों को ज़्यादा सोचना ना पड़े, इसलिए ये देख लेना कि अगर हमारे समीकरण दोनों प्लस में हैं तो आप क्या कर देंगे, जब समीकरण हमारे दोनों प्लस में हो तो लिखना घटाने पर, ठीक है। जब हमारे समीकरण दोनों माइनस माइनस में हो, अगर दोनों माइनस माइनस में हो तब भी लिखना घटाने पर। जब हमारा समीकरण एक प्लस एक माइनस हो तब लिखना सिर्फ जोड़ने पर, बस इतना आप ऐसे ही याद कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। आ गया ना, अगले प्रश्न पे चलें। चलो अभी आपने क्या जाना, विलोपन विधि को जाना। अब हम आपको बताएंगे वज्र गुणनखंड विधि। क्या बताने वाले हैं, वज्र गुणनखंड विधि। ये तो विधि आप जान गए विलोपन विधि, क्योंकि सीधे सीधे लगाई जाती है। अगर अब हम आपसे लिख दें, इसको आपको सॉल्व करना है वज्र गुणनखंड विधि से, वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। अब जब वज्र गुणनखंड विधि से सॉल्व करना है, आपको समीकरण दे दें हम, आप कहेंगे सर क्या समीकरण देंगे आप, हम आपसे कहते हैं सर एक्स प्लस वाई बराबर 3, एक्स प्लस वाई बराबर 5, इसी को चलाते हैं, दोनों के दोनों प्लस में ही दिए गए, ठीक है। समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। बताओ भाई, सभी लोग बताओ। आप कैसे लगाएंगे बताइए जरा, सभी लोग लगाइए जरा। किसी को पता है वज्र गुणनखंड विधि क्या होता है, कोई जानता है या नहीं जानता है, ये बताओ। लगा लेंगे सभी लोग, बताओ जरा, लगा लेंगे या नहीं लगा पाएंगे।
बताइए भाई, सभी लोग बताइए, सवाल को लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे, एक बार बताओ। एक सेकंड रुक जाना, सवाल गलत लिख दिया है, एक्स माइनस है यहाँ पे। क्या है, माइनस है यहाँ पे, सवाल गलत लिख गया है, माइनस है, वही समीकरण है पहले वाले। बताइए सभी लोग बताइए, लगा पाओगे या नहीं लगा पाओगे। नहीं लगा पाओगे। चलो अब हम बताते हैं, सर आप बता दीजिए, नहीं आता ये, चलो कोई बात नहीं, हम बताते हैं। देखो हम क्या करेंगे, प्रथम समीकरण तथा द्वितीय समीकरण को यहाँ पर आप लिख लीजिए, समीकरण वन बा समीकरण दो को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो के रूप में रखने पर, के रूप में रखने पर, ठीक है, क्लियर है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ से अगर हम इससे तुलना कर दें तो ऊपर वाले समीकरण में a बराबर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि x से x कटेगा ये, तो a बराबर 1, जब कोई भी अंक ना हो तो 1 लिखते हैं। b बराबर भी कितना हो जाएगा सर, 1 ही हो जाएगा, होगा। c बराबर कितना हो जाएगा, ये 3 इधर पक्षांतर, अगर इस समीकरण को हम सही रूप में लिखें, इस रूप इससे तुलना करें तो ये बनेगा। दूसरा वाला क्या बनेगा हमारा, एक्स माइनस वाई माइनस 5 बराबर 0 बनेगा। तो c बराबर -3 तुलना हुई। इसको चाहो तो आप a1 b1 c1 करके लिख लो, फिर दूसरे समीकरण में a2 लिखो, a2 बराबर 1, b2 बराबर -1 आएगा और c2 बराबर आपका -5 आएगा। ये सारे वैल्यू आ गए, ये पहले समीकरण के हैं, पहले वाले के, ये दूसरे समीकरण के हैं। क्लियर है, इतना तो आप कर लेंगे ना, इतना तो आप लोग कर लेंगे ना, जितना हमने आपको बताया, सभी लोग कर लेंगे इतना। अब देखो वज्र गुणनखंड का फार्मूला क्या होता है, वज्र गुणनखंड, इसका फार्मूला होता है एक्स बट्टे, ठीक है, क्या होता है, एक्स बटे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, C2, देख लेना सभी लोग, C2 प्लस C1, क्लियर है, बताओ, C2 प्लस C1 इस इक्वल टू फिर बाई बट्टे C1 माइनस C2, क्लियर है, इक्वल टू, फिर इसके बाद में 1/, ठीक है, 1/, में होता है C2 माइनस C1। बताओ किसी को कोई अगर दिक्कत हो, इसमें तो आप वैल्यू रख ही देंगे, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। पहले C2 प्लस C1 है, फिर C1 माइनस C2 है, फिर C2 माइनस C1 है। अब देखो आप क्या करेंगे, x की वैल्यू तो x ही रहेगा, C2 आपका -5 है, और इसके बाद में C1 आपका कितना है, -3 है, क्लियर है। इसके बाद में बराबर बाई बट्टे, इसके बाद में क्या है, C1 आपका कितना है, -3 है, और ये माइनस, ये फार्मूले में, और -5 प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर फिर 1/, फिर आपका C2 कितना है, -5 है, और माइनस का फार्मूले में, और माइनस का C1 3 होता है, तो प्लस का 3, कितना हो जाएगा, x बट्टे -8 बराबर बाई बट्टे 2 बराबर 1/-2। इनका हम क्या करेंगे, एक दूसरे से तुलना करेंगे, कैसे करेंगे देखो, एक बार हम करेंगे x बट्टे -8 बराबर 1/-2, देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 2x बराबर 8 हो जाएगा, तो 2 चौके 8, x बराबर कितना आ गया, वही वैल्यू आ गया, क्योंकि समीकरण वही थे। दूसरा आप तुलना करेंगे, बाई से बाई बट्टे 2 बराबर 1/-2, 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, बाई का गुणा यहाँ इधर होगा, 1 में 1 बचेगा, तो माइनस का बाई, और इधर 2 कट गया तो ऊपर होगा 1 में 1 बचेगा, तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, -1। सिगरेट की मार्क कहाँ है। हाँ?
हमने पी लेते का। चलो भाई, बहुत बुरी महक आ रही है। बताइए सभी का आ गया। बताइए समझ में आया या नहीं आया। भाई समझ में तो आ गया होगा। गुड इवनिंग भाई। ये बताओ, सबकी समझ में आ रहे हैं। उड़ गया ऊपर से सब। भाई क्यों उड़ गया आप ये बताओ, ऐसा तो हमने कुछ किया भी नहीं। आप देखो जरा, हमने क्या कहा आपसे, ये दो समीकरण हमने आपको दिए, ठीक है। हमने कहा कि इनको वज्र गुणनखंड से सॉल्व करना है ना। हमने क्या किया, इस 3 को पक्षांतर किया, इस 5 को पक्षांतर किया, ये दो समीकरण बनाए, ठीक है। सभी लोग समझना, जिसके समझ में नहीं आया, ये दो समीकरण बनाए। पहले वाले को हमने एक्स का एक्स के साथ तुलना एक्स लिखा है, तो देखो एक्स की एक्स के साथ तुलना करेंगे। आप बताओ, अब पहले इसको हटा दो। अब हम आपके सामने थोड़ी देर के लिए लिखें, आपके क्यों नहीं समझ में आया। जैसे एक्स प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 है, हम आपसे कहते हैं इसकी तुलना करनी है ए एक्स बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। हम आपसे कहते हैं कि एक्स वाला एक्स के साथ तुलना करो, इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ, इसकी तुलना इसके साथ। हमने कहा इसकी इसके साथ की तो एक्स एक्स ए बराबर कितना आया 1। हमने कहा बी एक्स की बाई के साथ करो, सॉरी बी बाई होता है, एक्स नहीं होता। बी बाई की बाई के साथ करो, तो बाई से बाई कटा, बी बराबर क्या आया 1। हमने कहा सी की करो 3 के साथ, लेकिन 3 माइनस में है तो 3 माइनस में आया। तो बताओ, यही तो किया था, ए बी सी के मान निकाले थे। बताओ किसी को कोई दिक्कत हो। बात समझ में आई सभी के। तो इस प्रकार से जब हम ए बी सी के वैल्यू निकाल लेंगे, तो फिर वो जो फार्मूला हमने बताया, उस फार्मूले में डायरेक्ट आपको वैल्यू रख देनी है। बताओ, जो हमने आपको फार्मूला बताया है, उस फार्मूले में आपको वैल्यू रख देनी है, ठीक है। अब देखो, आपको अगला आपको बताते हैं विलोपन विधि क्या होता है, ठीक है। विलोपन विधि आपको बताते हैं, विलोपन विधि क्या होता है। हर कोई जानता होगा विलोपन विधि, आप लोग जानते होगे लेकिन पहचान नहीं पाते हो। कैसे? देखो, अगर आप आज समझ लेंगे तो कल आपको दिक्कत नहीं होगी, और आज आप ये देख के क्लास छोड़ के चले जाएंगे कि यार हमको तो समझ ही नहीं आया, कैसे लगेगा, तो फिर आपको किसी ना किसी दिन तो इसको समझना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर दोगे तो समझोगे, नहीं दोगे तो कोई बात नहीं है। समीकरण 1 है, समीकरण 2, इसको विलोपन विधि से निकालना है। सभी लोग लगाओ सबसे पहले तो सीधी सी बात है। अगर बोर्ड पे क्लास क्यों नहीं हो रही भाई, कल से बोर्ड पे ही लेंगे। कोई आता नहीं है ना, आप लोग आते नहीं हो ना, आप लोग सभी लोग आए डेली तो हम बोर्ड पे ही क्लास लें। आप लोग आते नहीं हो, फिर हम भी ढील ढाल मामला रहता है, तो हम भी सोचते हैं तो क्यों खड़े खड़े अपने हाथ पैरों को दुख दें, कष्ट दें, इसलिए हम भी बैठे हैं। और आप लोग अगर सभी लोग डेली आए तो हम बोर्ड पे ही क्लास लें, तो हम कष्ट भी दें अपने हाथ पैरों को। आप लोग आते नहीं हैं, हमसे कष्ट दिलवाना चाहते हैं। ठीक है, तो सभी लोग आना, कल से हम लेंगे क्लास डेली बोर्ड पे ही, सभी लोग आना। लेकिन बताओ भाई, इसको विलोपन विधि से लगाना है, जानता सब लोग हर कोई है। धान लगा रहे हैं सर, अच्छा ये वाली बात है। पैसे एकत्रित कर रहे होंगे, यानी रोपा लगा रहे हैं, पैसे इकट्ठे कर रहे हैं 4th सेम के लिए, है ना। खर्चा पानी जो होगा, नोट्स वगैरह भी खरीदने पड़ेंगे 1-1 हज़ार रुपए के, क्यों भाई। तो इसलिए ये वाली बात है, अब समझ में आई। चलो ठीक है, कल से हम बोर्ड पे ही क्लास लेंगे, कोई आए चाहे ना आए, ठीक है। चलो, अब बताओ इसका आंसर।
देखो विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण इक्वल करने होते हैं। आप बताओ अगर हम समीकरण एक में 3 से गुणा कर दें और समीकरण 2 में 2 से गुणा कर दें तो इक्वल हो जाएंगे। आप कहेंगे कैसे? अगर इसमें 3 दूनी 6 करेंगे और इसमें 2 से करेंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएंगे इक्वल। अब करो, लिखो भाई समीकरण समीकरण एक में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर चलो अब देखो समीकरण एक में आप 2 से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे? 3 से। तो भैया 3 से गुणा करोगे 3, 2x प्लस 3y बराबर 14 है। समीकरण अब 3 बन जाएगा। इसमें करोगे 2 से, 3x प्लस 2y बराबर 41 है। समीकरण 4 बन जाएगा। गुणा करोगे तो भैया 3 दूनी 6x प्लस 3 तिरका 9y बराबर 14 तिया 42 हो जाएगा। गुणा करोगे 2 तिहाई 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 41 दूना 82 हो जाएगा। अब अभी हमने कहा था तब दोनों चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, घटाने पर लिखो माइनस 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 हुआ, कटा 9 से 4 गया 5y बचा, 82 42 से 82 जाएगा तो 40 बचेगा, वो भी माइनस का। 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, y बराबर माइनस का 8 आ गया। अब यहाँ पर लिखो y का मान समीकरण एक में रखने पर, किसी भी समीकरण में आप रखो 1 2 3 4 किसी में भी आंसर सेम ही आएगा। तो हम एक में ही रखते हैं। तो 2x प्लस 3 गुणे माइनस 8 बराबर 14। 2x प्लस माइनस का 8 तिया 24 हो जाएगा क्योंकि माइनस का 8 है, बराबर 14। 2x बराबर 24 उधर जाएगा, 14 ऐड होगा 28 10 38 हो जाएगा प्लस का। 2 से काट दो, 19 दूना 38, x बराबर कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। बताओ x की वैल्यू 19 आ गई, y की वैल्यू -8, सभी का आ गया। बताइए सभी का आ गया। और सीटेट की जो लोग तैयारी करते हैं वो लोग सभी लोग आया करें सीटेट का भी पढ़ने, क्योंकि अगर आज आप सीटेट का नहीं पढ़ेंगे तो कल एकदम से सारी चीजें पढ़ लेंगे क्या? बताओ भैया सभी का आ गया। सभी का आ गया, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ, थोड़ा हम इमरजेंसी बात कर रहे थे। चलो अगला प्रश्न लिखा जाए तो फिर बताइए। अगला प्रश्न लिखा जाए फिर। अगला प्रश्न आपके सामने है। देखो बहुत डेंजर सवाल है। संख्या 184 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि इस प्रकार बांटो कि एक भाग का
तिहाई दूसरे भाग के साथ, एक भाग का तिहाई दूसरे भाग के सातवें भाग से आठ अधिक हो। बताइए। और देखिए, आपको एक चीज हम बता दें कि एक आध दिन में हम आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सभी लोग सुन लेना। इस क्वेश्चन को तो आप लोग लगाइए ही, दिमाग क्वेश्चन पे लगाइए, बात थोड़ी थोड़ी हमारी भी सुनते रहिए। हो सकता है आज कल में हम आपकी सामाजिक विज्ञान की क्लास स्टार्ट करें। क्यों करेंगे उसका भी कारण बताते हैं। क्लास हम सामाजिक विज्ञान की इसलिए स्टार्ट करेंगे कि आपका जो सामाजिक विज्ञान, जो चैप्टर आपके सामाजिक विज्ञान में, वो सारे चैप्टर आपके सीटेट में भी हैं। सारे चैप्टर, अगर किसी के पास सीटेट की किसी ने किताब खरीदी हो, जो बीएससी ना किया हो, भाई उसको सामाजिक विज्ञान पढ़ना पड़ेगा, तो वो एक बार चैप्टर मिलाए, सारे चैप्टर सीटेट में भी होंगे। तो हम आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, उस पर डीएलएड नहीं लिखा होगा। आप कहेंगे ऐसा क्यों, उसका कारण भी बता दें। डीएलएड इसलिए नहीं लिखा होगा कि जब डीएलएड लिख जाता है तो उसको सिर्फ डीएलएड वाले ही देखते हैं, सीटेट वाले नहीं देखते, ठीक है? तो हम आप लोगों को इसलिए ये बता दे रहे हैं। तो हम चैप्टर आपके सारे पढ़ाएंगे डीएलएड वाले ही, क्योंकि जितने चैप्टर सीटेट में डीएलएड वाले आएंगे सारे ही आएंगे, तो वो सारे चैप्टर हम पढ़ाएंगे, लेकिन होंगे सारे के सारे डीएलएड वाले। तो आप लोगों को जब भी अगर चैप्टर लिखा मिल जाए भारत में खाद्य सुरक्षा एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, तो आप समझ जाना कि आपका ही है, आपको भी पढ़ना है, ठीक है? लेकिन डीएलएड नहीं लिखा होगा 20 अगस्त तक। 20 अगस्त के बाद जो भी सामाजिक विज्ञान की क्लास आएंगी तब आपको डीएलएड लिखा मिलेगा। इससे पहले सामाजिक विज्ञान की क्लास पर डीएलएड नहीं लिखा होगा। आप लोग ये छोड़ के इसकी मत करना कि ये डीएलएड की नहीं है। चाहे भारत के शांति एवं संवैधानिक प्रयास, हमने सारे चैप्टर मिला लिए, सरकार के कार्य एवं विभिन्न जनहित याचिकाएं, चाहे आप राष्ट्रपति ले लें, चाहे आप संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर दें, चाहे आप किसी की भी बात कर दें, पर्यावरण प्रदूषण की बात कर दें, सारे चैप्टर आने हैं आपके सीटेट में भी। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं जो आपके दोनों में काम आ जाए और लोग भी उस चीज को देख पाएं, इसलिए हम सीटेट उस पर ना तो सीटेट लिखा होगा ना ही डीएलएड लिखा होगा, सीधा सीधा चैप्टर का नाम लिखा होगा और आप लोगों को भी उसको पढ़ना है। चलिए भाई, अब आते हैं अपने सवाल पे। यहाँ पर कह रहा है संख्या 184 को दो भागों में इस प्रकार बांटो कि एक भाग का तिहाई दूसरे भाग के सातवें भाग के बराबर हो। अब हमको नहीं पता है, हम मान लेते हैं एक भाग बराबर x है। एक भाग बराबर क्या है सर? x है, ठीक है? चलो, एक भाग हमने x मान लिया, दूसरा भाग कितना मानेंगे? अब आप ये बताओ, आपसे कह दिया गया 184 को आपको दो भागों में बांटना है। एक भाग आपको दे दिया जाए कि एक भाग 84 है, तो दूसरा कितना होगा? तुरंत आप करेंगे 184 माइनस 84 कर देंगे ना। तो यहाँ पर वही करना है, एक भाग हमको पता है x है और टोटल हमारा 184 है, तो दूसरा भाग 184 से x घटा दे। क्लियर है? अब हम आपसे कहा जा रहा है कि पहले भाग का एक तिहाई, ये लिखा है एक भाग का तिहाई, तो अब यहाँ पर लिखो पहले भाग का तिहाई। तो पहले भाग का अगर आप तिहाई करेंगे तो x/3 हो जाएगा, सीधी सी बात, तिहाई हो गया। क्लियर है? दूसरे भाग का सातवां भाग, दूसरे भाग का सातवां भाग आपसे कह रहा है ना सवाल में, तो दूसरा भाग क्या है? 184 माइनस x/, सातवां भाग तो 7 हो गया बटे में। अब आपसे कह रहा है कि सातवें भाग से 8 अधिक है, तो भैया जो पहला भाग है ये दूसरे भाग के जो दूसरा भाग है उससे 8 अधिक है, तो प्लस का 8 कर दो। अब इसको सॉल्व कर दो आप, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। x/3 बचेगा, इस 7 का गुणा इधर हो जाएगा, तो 184 माइनस x प्लस 7 8 56/7। क्लियर है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 7x हो जाएगा बराबर 184 56 कितना होगा? 84 6 90,
90 और 50 240, 240 में 3 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 240, 240 डायरेक्ट हम कर रहे हैं, 0 तिचौक 12 रख दो वहाँ से ले 1 और 3 दूनी 6 1 7, 720 आएगा क्या, 720 ही तो आएगा। चलो माइनस का 3x हो जाएगा, 3x इधर आएगा तो 7x से 3x जाएगा, 4x बचेगा, सॉरी 10x हो जाएगा, तो ये 720 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 72, यानी प्रथम भाग ये हमारा कितना आ गया 72। दूसरा भाग हमने कितना माना 184 माइनस एक्स, तो 184 माइनस 72 तो कितना हो जाएगा 72, 8 80, 8 4 12 यानी 112। दूसरा भाग कितना आ जाएगा 112, बताओ आ गया ना सभी का। बताइए अगर किसी को कोई दिक्कत हुई हो। गुड इवनिंग भाई, सभी का आंसर आ गया, किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं, एक बार ये बता दो मेरा, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, एक बार ये बता दो जरा हमें। सभी का आ गया ना आंसर। आगे चला जाए। चलिए भाई सभी का आ गया है तो फिर नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, एक आपका और नियम बचा हुआ है जो भी हमने आपको नहीं बताया है ना, आप बताइए वो कौन सा नियम है, बताइए जरा। बताइए जरा कौन सा नियम हमारा एक बचा हुआ है, एक बार कोई बताएगा। जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत नहीं, कौनो दिक्कत नहीं तो फिर चलो आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पर, नो दिक्कत। अगला हमारा नियम एक बचा हुआ है परावर्त से हल करना। परावर्त क्या होता है, आज तो हमने आपको सारे नियम ही बता पाए, परावर्त से हल करना ये भी आपको पता चलना चाहिए, ठीक है। इसको भी सीखते हैं, परावर्त से हल करना क्या होता है। जैसे x प्लस 11y बराबर 1 हो, दूसरा 8x प्लस 13y बराबर 2 हो, इसको परावर्त नियम से हल करके आपको x और y के दोस्त मान निकालने हैं। निकालो जरा x और y के मान क्या होंगे, निकालो सभी लोग निकालो जल्दी से, x और y के मान क्या रहने वाले हैं। बताओ सभी लोग, सभी लोग बताओ, जो भी आपका आंसर है आप बताइए जरा, देखते हैं कितना आता है। बताओ सभी लोग जल्दी से, किस किस का आ जाता है देखते हैं भाई। देखो आपका जो ये चैप्टर है इसमें आपको आयु वाले भी प्रश्न मिलेंगे कि माँ की इतने वर्ष आयु, इतने वर्ष पहले बेटे की आयु से 2 गुनी और पिता की इतने गुनी, ऐसे भी आपको प्रश्न इसी चैप्टर में मिलेंगे युगपथ समीकरण में ही। और आपको ऐसे भी चैप्टर मिलेंगे दो संख्याओं क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग इतना है उनका गुणनफल इतना है तो संख्याएं क्या, ऐसे वाले प्रश्न भी आपको इसी चैप्टर के लिए पढ़ने हैं। और आयु वाले प्रश्न भी आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे। तो दोनों प्रकार के भी क्वेश्चन जो ये जो बचे हुए हैं इनको हम कल पढ़ाएंगे। ये लास्ट प्रश्न जो है ये नियम वाला ये और पढ़ लीजिए बस, ठीक है। कल आपको संख्याओं वाला और आयु वाला ये 2 टाइप के प्रश्न कल। अब देखो इसको कैसे हम लोग करते हैं, इसमें क्या होता है बाई के गुणांक से आरंभ करके त्रियक गुणनखंड करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर सबसे पहले x बराबर वैल्यू निकालना चाहेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो सभी लोग समझ लेना, एक बार में ही समझ आ जाएगा तो बढ़िया। हमने वैल्यू किसकी निकालना है x की, तो हमको कैसे गुणा करना है ये आपको दिखाते हैं।
सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 11 का गुणा इस 2 के साथ करेंगे। क्लियर है, समझ लेना। हमने ऊपर तीर का चिन्ह बनाया हुआ है, आप लोग देखिए, किसका, 11 का 2 के साथ। 13 का गुणा 1 के साथ करके ऊपर ही लिखना है। करो भाई। तो 11 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 11 गुणे 2 माइनस चिन्ह लगाना है। 13 का गुणा 1 के साथ करना है, ये करना। यानी पीछे वाली संख्याओं का हमको वज्र गुणनखंड करना है। क्लियर? बताओ, इतनी बात सभी को अगर क्लियर हो गई तो फिर अब नीचे क्या करना है, नीचे हमको क्या करना है, आगे वाली संख्याओं का वज्र गुणनखंड। 11 का गुणा 8 के साथ करना है और 13 का गुणा इस x के साथ। इस प्रकार से वज्र गुणनखंड जो पीछे वाला होगा उसको ऊपर लिखेंगे, ठीक है, गुणा करके, और जो आगे वाले वज्र गुणनखंड होंगे उनको नीचे लिखेंगे गुणा करके। ये नियम होता है परावर्त का नियम। समझ आई बात? चलो अब हम क्या करेंगे, x की जब वैल्यू निकाल रहे हैं तब, तो ये तो हमने कर दिया। अब पीछे वाले का जब करेंगे तो 11 8 88 हो जाएगा, माइनस 13 का फिर से x में यानी 1 में होगा तो 13 गुणे 1 ही होगा। क्लियर है? बताइए, इतनी बात समझ में आई? अब अगर हल करेंगे तो 22 माइनस 13 बट्टे नीचे 88 माइनस 13। 22 माइनस 13 आपका होगा तो कितना बचेगा, 22 से 13 जाएगा, कितना बचेगा, 9 बचेगा। और 88 से 13 जाएगा तो 75 बचेगा। 3 से काटा, 3 तिरका 9, 25 तिया 75, यानी 3/25 आपका आ गया x का वैल्यू। क्लियर? अब अगर हम y बराबर सर निकालेंगे तब कैसे गुणा करेंगे, अब समीकरण को इधर लिखो फिर से, तब आपको समझा पाएंगे। x + 11y बराबर 1 समीकरण है, 8x + 13y बराबर 2 है। अब हमको y की वैल्यू निकालना है, तब सर किनका गुणा आप लोग सोच रहे होंगे कराएंगे, है ना, आपके आगे ये समस्या होगी। तो सर बहुत ही सिंपल है, हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। पहले वाले का गुणा लास्ट में ले जाना है और इस x का गुणा x वाले के साथ उल्टा रखना है। जब x की वैल्यू निकालनी हो तो पहले y के गुणा कराने हैं इक्वल वाले से, और जब x की वैल्यू निकालनी थी तब हमने y के कराए थे, और जब y की वैल्यू निकालनी है तो x के मल्टीप्लाई कराएंगे बाहर अचर पद के साथ में। बात समझ में आई? ठीक उल्टा। क्लियर? समझ लो एक बार, जब हमको सर x की वैल्यू निकालनी थी तो हमने y वाले नंबर्स के गुणा अचर पद के साथ तिर्यक गुणा किया था। क्लियर? अब जब हमको y की वैल्यू निकालनी है तो x वाले का गुणा अचर पद के साथ में करेंगे तिर्यक गुणा। क्लियर है? अब जब गुणा करेंगे तो सर हमारा कितना आएगा, आप देख रहे होंगे, पहले 8 का गुणा इस 1 में होगा तो 8 गुणे 1 आया। अब 2 का गुणा इस 1 के साथ होगा इधर ये ऊपर की तरफ, तो भैया -2 गुणे 1 आएगा। क्लियर है? नीचे की जो स्थिति रहेगी वो वही रहेगी जो हमारी पहले थी। कौन सी स्थिति? इसको जरा समीकरण में, अगर आप यहाँ पर तो ज़्यादा वो हो गया है, इसको थोड़ा एक बार इरेज करते हैं फिर आपको बताते हैं। नीचे की स्थिति हम वही रखेंगे जो हमारी है, ठीक है, सिर्फ पहले वाले का समस्या है, नीचे का स्थिति वही रहेगा। यानी हम यही कह सकते हैं कि नीचे जो वैल्यू इसमें आई है 75, वही 75 आपको लिख देनी है। ठीक है, ये भी कह सकते। एक सेकंड रुको यार, एक सेकंड रुको। हाँ, अब चलो, नीचे की स्थिति वही रहेगी जैसे x + 11y था हमारा बराबर 1 बटे में 8x + 13y बराबर 2 था। तो नीचे की स्थिति यही रहेगी, 13 8 88 वाली और 13 एकम 13 वाली। यानी आप ये कह सकते हो 11 गुणे 8 माइनस 13 गुणे 1, यही वाली रहेगी। तो ऊपर 8 माइनस 2 एकम 2, नीचे तो 75 आएगा। क्लियर है? पहले से ही 6/75 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 25 तिया 75, यानी 2/25 ही आ जाएगा। तो हमारे x और y के मान आ जाएंगे। बताइए किसके समझ में नहीं आया? अब बताइए जरा, किसके समझ में नहीं आया? अब बताइए जरा। तो यहाँ से आपने ये सीखा होगा कि जब हमको x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो सबसे पहले y वाले का अचर पदों के साथ वज्र गुणनखंड करना है, और बटे में आगे का ही, यानी दोनों चर पदों का वज्र गुणनखंड। जब x की वैल्यू निकालनी रहेगी तो सॉरी, x की वैल्यू के लिए जो भी हमने बताया वो करना है। जब y की वैल्यू निकालनी रहेगी तो x वालों का अचर पदों के साथ वज्र गुणनखंड करना है, और अपान में दोनों चर पदों का ही वज्र गुणनखंड कर लेना है। क्लियर है सभी को? बताइए, अगर इतनी चीज आपको क्लियर हो गई तो आप परावर्त से हल करने की बात आएगी, आप कर लेंगे। पड़ रहा है कि ये सब प्रकार पलायन हो चुके हैं, जेहन मगज और दिमाग ही नहीं, कब का ये पढ़े थे आज फिर वही ला दिए आप। इससे पता चला पृथ्वी इलिप्टिकल ना गोल है।
बताइए सभी के बात समझ में आई या नहीं आई। और अभी तो ये, और आपने आज से बरसों पहले सवाल पढ़े होंगे कि दो संख्याओं का, दो क्रमागत संख्याओं का योगफल इतना, गुणनफल इतना, संख्याएं ज्ञात करो। आपने सवाल पढ़े होंगे माँ की आयु पिता की आयु से 10 वर्ष पूर्व इतने वर्ष थी। ये सवाल भी युगपत समीकरण वाले चैप्टर में ही हैं, यानी कि जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो इसी चैप्टर में, जो कि हम आपको कल पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अब बताइए आज की क्लास आपको कैसी लगी। इस क्लास को हम एक बार फिर से पढ़ा देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन सारे सारे टफ थे, लेकिन आज की क्लास को आप एक बार दोबारा से ही सारी विधियों को देखकर कहीं नोट कर लीजिए। फिर ऐसे ही सवालों को जब आप किताब लेंगे तो उनका अध्ययन तभी तो कर पाएंगे जब ये सारी विधियां आप नोट कर लेंगे, नहीं तो आपके पास किताब आएगी फिर आप कैसे लगाएंगे। अभी खैर किताब हमारे पास भी नहीं है, हम तो, हमारे पास में किताब नहीं है, लेकिन आपके जो नई किताबें आएंगी वो किताब हमारे पास भी नहीं है। पुरानी किताबें अगर आपके पास हों तो आप उनसे तब तक तैयारी कैसे करेंगे। ऐसे ही तो करेंगे, ये सारी विधियों को अगर नोट करेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये विधियों को सभी को नोट करिए, फिर आगे चल के अभी हम आपको इन सारी चीज़ों के क्वेश्चन कराएंगे। अभी तो सिर्फ हम आपको सारे टॉपिक के सवाल, एक एक चैप्टर एक एक दिन में क्यों ख़त्म करते हैं कि आपको सारे टॉपिक, हर टाइप के सवाल आप तक पहुंचाना चाहते हैं। आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं कि ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आपको जब एक बार याद हो जाएगा कि ये चीज़ें आने वाली हैं, इसीलिए एक क्लास 2 दिन से ज़्यादा हम नहीं करा रहे हैं, क्योंकि मेरा उद्देश्य है 1 महीने में आपको पूरी गणित का एक चक्कर लगवाना। ठीक है, इसके बाद में फिर हम लोग पूरे 4 महीने हैं पूरी गणित रगड़ के फेंक देंगे। परेशान काहे हो, जैसे सेकेंड में रगड़ा, थर्ड में रगड़ा, वैसे ही फोर्थ में भी रगड़ के फेंक देंगे। आप लोग आंसर अपने आप बताने लगोगे बिना कुछ किए हुए, सारे याद हो जाएंगे आंसर ही आपको, जैसे पहले याद हो चुके हैं 2 बार। तो आप टेंशन काहे लेते हो, अभी तो सिर्फ आपको एक चक्कर लगवा रहे हैं गणित का, बस अभी तो 4 महीने रगड़ना है, उसको रगड़ेंगे। फिर जुलाई भर में आपको एक बार चक्कर लगवाना है, मेरा उद्देश्य, जो हम लगवा के रहेंगे। ठीक है, इसीलिए आप लोग डेली क्लास में आते रहिए, है ना। तो अभी हम चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं हम कल की क्लास में। और कल की क्लास बहुत ही खास है, सभी को आना है। ठीक है, क्यों खास है, क्योंकि कल आपको आयु वाले प्रश्न, आयु वाले प्रश्न और इसके बाद में संख्या पर आधारित गुणनखंड जोड़ वाले प्रश्न, कल हम ये पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, तो कल की क्लास में सभी को आना है। अब हम चलते हैं, जिसने भी लाइक ना किया हो सभी लोग लाइक कर लेना, और सीटेट की क्लास में भी आया करो। और एसएसटी का हमने आपको बता दिया है, जो भी एसएसटी की क्लास है सभी लोग उसको देखना, क्योंकि वो आप अपनी ही समझ के देखनी है आपको, है ना। क्यों, हमने आपको बता ही दिया है, क्योंकि अभी 20 अगस्त तक हम उसमें डीएलएड नहीं डालेंगे, लेकिन प्ले लिस्ट डीएलएड 4th सेम की सामाजिक विज्ञान की हम बनाएंगे, उन सारी क्लासों को ऐड उसी में करेंगे। ठीक है, ऐड हम उसी में करेंगे, लेकिन एसएसटी की क्लास की हम में एक किसी भी क्लास में डीएलएड लिखा हुआ नहीं मिलेगा, डायरेक्टली चैप्टर का नाम लिखा होगा। ठीक है, तो आप समझ जाना कि आपकी ही वो क्लास है। ठीक है, अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय। एससीईआरटी की बुक से पढ़ा दीजिए सर, हर चीज़ से पढ़ाएंगे। अब की बार हम सारी किताबें भी लेके आएंगे, जैसे अभी अभी तक हमने किताबें भी नहीं ली हैं। और आप लोगों की ही ये लास्ट सेवा है, इसके बाद हम डीएलएड पढ़ाना बंद कर देंगे। ये आप लोगों की लास्ट सेवा है 4th सेमेस्टर। क्यों नहीं पढ़ाएंगे, वो इसलिए नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि हमने फर्स्ट पढ़ाया है, सेकेंड में सारी क्लासें हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, थर्ड की भी सारी अवेलेबल हैं, फोर्थ की रह गई हैं, फोर्थ की भी पढ़ा देंगे सारी, फिर सारी क्लासें अवेलेबल होंगी। फिर 2-2 बार किसी चीज़ को नहीं पढ़ाना, क्योंकि बाद में डिलीट करना पड़े क्या फ़ायदा। तो 2-2 बार नहीं पढ़ाना। तो आप लोगों की ये लास्ट सेवा है 4th सेम, इसके बाद टेट सीटेट सुपर टेट ही पढ़ाना है। ठीक है, वो तो क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया था हमने ये आप लोग भी जानते हो, नहीं तो नहीं पढ़ाते हम कभी भी डीएलएड, हमारा उद्देश्य ही नहीं था डीएलएड पढ़ाना। वो आप लोगों के प्यार की वजह से, आप लोगों की वजह से हमने डीएलएड पढ़ाना शुरू किया था। तो आप लोगों का 4th कंप्लीट करवाना है, इसके बाद में डीएलएड से हमको संन्यास ले लेना है, डीएलएड की तरफ मुड़ के नहीं देखना है ना। इसके बाद टेट सीटेट सुपर टेट ही पढ़ाना है। तो अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर।
ठीक है, अभी हम चलते हैं, सभी को बाय बाय। क्योंकि अब आप लोगों को ही हमको नौकरी दिलानी है, ऐसे समझ लो। लास्ट तक आपका साथ देंगे जब तक आपको नौकरी नहीं दिला देंगे। जैसे यहाँ आप रटा रटा के डीएलएड पास कर रहे हो, वैसे ही आपको रटा रटा के यूपी टेट भी पास कराएंगे, वैसे ही आपको रटा रटा के सुपर टेट भी पास कराएंगे, ये गारंटी हमारी है। बस आप लोग साथ बने रहें, बस आप लोगों का सहयोग बना रहे, बस ये गारंटी हमारी है। अगर हमारे साथ आप लोग बने रहेंगे तो यूपी टेट भी आपको पास कराएंगे और सुपर टेट भी पास कराएंगे पढ़ा के ही, है ना। हाँ, आपको ज्वाइनिंग दिला के ही संन्यास लेंगे, पूरा संन्यास नहीं लेंगे, डीएलएड से संन्यास लेंगे बस। ठीक है, चलो भाई, अब हम चलते हैं, सभी को बाय बाय, टेक केयर। चलो भाई, है ना, अब सभी को बाय बाय, टेक केयर।